Hello, sweet learners. You're most welcome in the channel Cave Exam Idea. Today we start new topic, class at history, chapter 3rd, ruling the countryside. And in this video, we will introduce about the lesson. जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लेसन बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे इस लेसन में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। और इसमें से जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है द कंपनी बिकम द दीवान, तो इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। प्लीज लाइक एंड शेयर द चैनल। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स। द कंपनी बिकम दीवान, इसमें हम ये देखने का प्रयास करेंगे कैसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी को दीवानी मिली, उस दीवानी से कंपनी को क्या फायदा हुआ और कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। ये सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा क्रॉप्स फॉर यूरोप, इसमें क्या होगा, जैसे कंपनी को दीवानी मिल गई तो कंपनी ये चाहती थी ग्रामीण इलाकों से उन्हें अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो, और इसके लिए वो ये चाहती थी ग्रामीण इलाकों में ऐसी फसलें पैदा की जाए जिससे कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो, व्यापार में ज्यादा प्रॉफिट हो, और इसके लिए कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर जोर दिया। तो हम इस टॉपिक में देखने का प्रयास करेंगे इसके क्या इम्पैक्ट रहे हैं और इससे भारतीय किसानों को क्या नुकसान हुआ। ये हम क्रॉप्स फॉर यूरोप पे डिस्कशन करेंगे। द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर, और इसके लिए जब अफीम की और नील की खेती के लिए किसानों को मजबूर किया गया तो किसानों ने इसके विरुद्ध विद्रोह किया, और इस विद्रोह के क्या परिणाम सामने आए, इसने कैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग दिया, लोगों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव हुआ, ये हम इसके अंदर देखने का प्रयास करेंगे। तो ये चैप्टर के मुख्य बिंदु है। अभी हम इसमें इंट्रोडक्शन में द कंपनी बिकम द दीवान, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। द कंपनी बिकम द दीवान, व्हाट इज द मीन ऑफ दीवान। दीवान से क्या तात्पर्य है। देखिए, आपको बता दें कि जब भारत में मुगल शासन थे तो मुगल शासक जो है रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए राजाओं और सामंतों को नियुक्त करते थे। वो राजा और सामंत राजस्व ग्रामीण इलाकों से इकट्ठा करके राजा के पास पहुंचाते थे। तो यही काम कंपनी को दीवान के रूप में दिया गया। अब कंपनी भी जो है भारतीय राजाओं की तरह राजस्व वसूली का कार्य करने लगी, और उस राजस्व वसूली में से अपने प्रॉफिट को रख करके ये जो राजस्व जो है राजा को, या जो उस समय जो मुगल सम्राट थे उसको पहुंचाने लगे। तो सबसे पहले देखिए, द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम द दीवान ऑफ बंगाल ऑन 12 अगस्त 1765। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी दी गई 12 अगस्त 1765 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये आप लोगों को लर्न रखनी है। और अब हम आगे सवाल ये उठता है कि ये दीवानी किसने दी, अर्थात दीवान कौन नियुक्त करता था, नियुक्त कर सकता था। दीवान जो है उस समय जो है मुगल एम्पायर थे शाह आलम, तो मुगल एम्पायर शाह आलम ने किसको दीवान नियुक्त किया, कंपनी को, और कंपनी की तरफ से इस दीवानी को एक्सेप्ट करने वाले थे रॉबर्ट क्लाइव। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो सबसे पहले कंपनी को दीवानी कब मिली, ये हमें लर्न करना। किसने कंपनी को दीवानी के अधिकार दिए, तो उस समय जो मुगल एम्परर थे वो थे शाह आलम 1765 में, और उन्होंने कंपनी को जो है ये दीवानी के अधिकार दिए, और इस दीवानी के अधिकार को लेने वाले कंपनी की तरफ से अधिकारी जो थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। और मुगल एम्परर ने जो दीवानी दी किस किस को, कौन कौन से स्टेट्स की दीवानी कंपनी को दी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। क्योंकि कंपनी का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर पहले जो है आधिपत्य हो चुका था, कंपनी का वर्चस्व यहाँ स्थापित हो चुका था, इसलिए मुगल एम्परर ने भी इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया था कि यहाँ पे उसके द्वारा जो शासक नियुक्त किए जाएंगे उनका शासन करना संभव नहीं है। अतः उन्होंने कंपनी को यहाँ की दीवानी दे दी। अर्थात अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा से जो गांव से जो राजस्व कलेक्शन होगा, उस राजस्व कलेक्शन का दायित्व
कंपनी को होगा और वो कंपनी उसमें से अपने प्रॉफिट के अलावा रेवेन्यू जो है मुगल सम्राट को देगी। तो ये पहली विदेशी कंपनी या विदेशी कंपनी है जो भारतीय शासकों के समान जिसे दीवानी अधिकार मिले हैं। एज ए दीवान द कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ इस दीवानी का अधिकार का क्या मतलब हुआ। इस दीवानी के अधिकार का मतलब ही यही है कि इससे कंपनी को क्या अधिकार मिल गए, सारे जो है राजस्व एकत्र करने के अधिकार उसे मिल गए थे। तो ये चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर हो गई और कौन सी टेरिटरी में, जो उसके अंदर उसके कंट्रोल में थी। और कौन कौन सी थी उसके अंडर में ये टेरिटरी? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। The company needed to administer the land and organize its revenue resources. जब अब कंपनी को दीवान नियुक्त कर दिया गया तो अब कंपनी के सामने सबसे मुख्य बात ये थी कि वो अपने रेवेन्यू के सोर्स जनरेट करे, कैसे अधिक से अधिक रेवेन्यू इकट्ठा करे, क्योंकि उन्हें एक निश्चित राशि थी वो तो मुगल सम्राट को देनी थी, लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा राशि होती थी वो कंपनी अपने पास रखती थी। तो उसने क्या किया, जैसा कि आप जानते हैं उस समय जो है राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? कृषि कर था। तो उन्होंने खेती को सुधारने पर जोर दिया और वहां पर जो है राजस्व बढ़ाने का प्रयास किया। It needed to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. और कंपनी अब क्या चाहती थी कि वैसे जो दीवानी के अधिकार मिले उस दीवानी के द्वारा जो उसे राजस्व मिले उसी राजस्व से कंपनी अपने खर्चों को चलाए। उसे ब्रिटेन से इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मनी लाने की जरूरत नहीं रहे। रेवेन्यू फॉर द कंपनी। कंपनी जो है दीवान बन गई तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? रेवेन्यू अर्थात राजस्व ही था, जैसा मैंने पहले भी आपको बता दिया। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जोर जो है कंपनी ने किस पर दिया? लैंड को सुधारने पर जोर दिया। The company aim was to increase the revenue to buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. अर्थात कंपनी को दीवानी के अधिकार मिलने के अलावा कंपनी एक ट्रेडर कंपनी भी थी, तो उसे ट्रेड में किसका वो करना था? कंपनी ये चाहती थी कि सस्ते से सस्ता जो से उसे कॉटन और सिल्क जो है कपड़ा मिले, जिससे वो अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सके। अर्थात यह कंपनी दो काम कर रही है, एक तो ट्रेड का काम कर रही है और एक दीवाने के रूप में जो है राजस्व वसूली का भी काम कर रही है। तो ट्रेडर्स के रूप में कंपनी क्या चाह रही थी? कंपनी चाह रही थी कि उसे बहुत सस्ती मात्रा में कॉटन और सिल्क का कपड़ा मिल जाए। Within a span of 5 years, the value of goods bought by the company in Bengal doubled. और देखिए इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? सिर्फ 5 वर्ष के दौरान जो कंपनी का जो है ये सामान खरीदने का दर जो है दुगनी हो गई, अर्थात वो डबल मात्रा में कॉटन और सिल्क खरीदने लगी। 5 साल में उसका जो है ये व्यापार डबल हो गया। द कंपनी बिफोर 1865 purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. जब कंपनी को 1865 से पहले दीवानी राइट्स नहीं मिले, कंपनी यहाँ पर जो सिल्क, कॉटन या जो मसाले जो परचेज करते थे, जो व्यापार करते थे, उसके लिए कंपनी को ब्रिटेन से क्या लाना पड़ता था? सोना और चांदी लाना पड़ता था। इसके बदले में लोगों से ये चीजें खरीदते थे। लेकिन अब क्या इम्पैक्ट होता है? नाउ इट वाज फाइनेंस्ड बाय द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल। अब कंपनी को जो है 1865 में दीवानी मिलने के पश्चात कंपनी को ब्रिटेन से इस गोल्ड और सिल्वर लाने की जरूरत नहीं रही। कंपनी अपना व्यापार से संबंधित सारा खर्चा किससे निकालेगी? उन्हें जो बंगाल से रेवेन्यू मिलता था, जो दीवानी के रूप में उसे राजस्व मिलता था, उसी राजस्व से ही अपने खर्चे चलाने लगे। तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी को दीवानी अधिकार मिलने से कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ। कंपनी पहले राजनीतिक रूप से तो आगे बढ़ती जा रही थी, अब आर्थिक रूप से भी कंपनी सुदृढ़ हो गई और कंपनी अब ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर का इंपोर्ट करना बंद कर दिया। कंपनी अपने राजस्व से यहाँ ट्रेड करना शुरू कर दी। इम्पैक्ट्स ऑन इंडिया। जो कंपनी को दीवानी राइट्स मिले
उसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट हुआ देखिए। आर्टिसंस वर deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices। सबसे ज्यादा जो है आर्टिसंस पे आया। ये लोगों को क्या किया जाने लगा, इन्हें सस्ती कीमत पर अपना सामान बेचने के लिए मजबूर किया जाएगा। इसलिए ये आर्टिसंस क्या करने लगे, यहाँ से अपने गांव को छोड़कर भगने लगे। आर्टिसंस प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन, और इनका जो उत्पादन था वो भी बहुत डाउन हो गया। उत्पादन डाउन होने का कारण क्या था, उन्हें उनकी कीमत का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था। आर्टिसंस की जो है वो लागत भी नहीं निकल पा रही थी, तो इन लोगों ने प्रोडक्शन करना ही बंद कर दिया। Peasants were unable to pay the dues that were being demanded from them। और दूसरा जो इफेक्ट हुआ पेजेंट्स पे हुआ, जैसा कि कंपनी ने क्या किया, सबसे ज्यादा जो है लैंड रेवेन्यू पर जोर दिया, तो इसने लैंड रेवेन्यू बहुत हाई कर दी, जिसकी वजह से पेजेंट्स इन लैंड रेवेन्यूज को देने में सक्षम नहीं थे। एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शोड साइन ऑफ कोलैप्स, और इसमें हुआ कृषि के उत्पादन में भी क्या हुआ, गिरावट आई। क्यों? क्योंकि किसान जब टैक्स ही नहीं दे पा रहे तो वो खेती करने में इंटरेस्टेड नहीं रहे। देन इन 1770 a terrible famine killed the million people in Bengal। और देखिए एक महत्वपूर्ण घटना उस समय होती है जस्ट कंपनी के दीवानी ग्रहण करने के 5 साल बाद में 1770 में बंगाल में एक बहुत ही भयंकर जो है अकाल होता है। उसमें लगभग 10 मिलियन लोग जो है अपनी जान खो देते। तो इसका भी इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर आता है। लोगों की आर्थिक स्थिति पहले ही कमजोर थी, और इस अकाल ने लोगों की रही सही शक्ति को भी खत्म कर दिया। इस प्रकार हम सार रूप में ये कह सकते हैं कि कंपनी की दीवानी ग्रहण करने से भारतीय कामगार, भारतीय कारीगर और किसान सब पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इन लोगों को अपने व्यापार से वंचित होना पड़ा, किसानों को खेती से वंचित होना पड़ा। ये इसके दुष्परिणाम थे।